बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, बात को आज शुरू करेंगे। परसों हमने कुछ कैलकुलेशंस की थी, तो बच्चे कुछ वरीड थे क्योंकि अनयूजुअल था काम थोड़ा सा। आज हम उसका ज़रा एक ओवरव्यू पहले ले लें तो हमने उस दिन क्या क्या किया था। जी, एक हमने न्यूमेरिकल किया था उस दिन, ये वर्बली किया था, लेकिन इसको हम प्रॉपरली नहीं कर सके थे। वो क्या है कि हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 grams ऑफ आइस। इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी कैलकुलेट करने हैं, ऑक्सीजन एटम्स भी कैलकुलेट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी करने हैं और नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स भी पता करने हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि आप जब भी कोई न्यूमेरिकल करते हैं, ये उसूल है कि सबसे पहले आपने उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। डाटा एक्सट्रैक्ट मीन्स कि आपने ये निकालना है कि क्या क्या कुछ आपको बताया गया है और क्या क्या कुछ आपसे डिमांड किया गया। बेटे, हमें ये कहा गया है कि आपके पास आइस है 10 ग्राम। आइस मीन वो वाटर है, वाटर मीन्स वो H2O है। मोलर मास ऑफ वाटर वो फिर चाहिए होगी, दैट इज 18। हमें सबसे पहले कहा गया है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो ये सबसे पहली चीज है। फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कहे गए हैं, ये बेटा दूसरी चीज है। फिर ऑक्सीजन एटम्स अलग अलग निकालने हैं जी। फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये हो गए जी। और आखिर में वो कह रहा है कितने कोवलेंट बॉन्ड्स उसमें पाए जाते हैं। हम बेटे सबसे पहले जो बात करेंगे वो सबसे पहली चीज वो क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला ये होता है जब मास दी हुई हो। याद रखें बेटे, मास दी हुई हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका होता है मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक हो गया जी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मास आ गई है, यहाँ पे मोलिकुलर मास आ गई है और ये एवोगैड्रोस नंबर है। आपने वैल्यूज लगा दी, ये 10 इधर आ गया बेटा, ये 18 मोलर मास है, ये नीचे आ गई, ये एवोगैड्रोस नंबर है। मल्टीप्लाई किया तो ये बेटे आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल। जी बेटा, नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, दूसरी चीज निकालनी है। और दूसरी चीज जो थी वो थी हाइड्रोजन के एटम्स। कि हाइड्रोजन के एटम्स पे कितने हैं। देखिए, ये मैंने फार्मूला भी लिख दिया ताकि हमें ये भी पता रहे कि क्या फार्मूला, और हमें ये भी पता चले कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, क्योंकि ये भी हमने निकाला। अब एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, आप जानते हैं जी H2O होता है। तो ये मैंने अपने पास से नहीं लिखा, ये फार्मूला बताता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स, ये बेटा 2 हाइड्रोजन एटम। हमने अभी पिछले पेज पे मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए तो वो इतने थे। तो इतने मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो जाएंगे, एक में दो थे तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दिया। दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज योर आंसर। ये पहला हमारा काम हो गया, दूसरा काम हो गया सॉरी, हाइड्रोजन के एटम्स। अब तीसरा काम था ऑक्सीजन के एटम्स निकालना। एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एटम है, फार्मूले से भी अंदाजा हो रहा है, स्ट्रक्चर से भी अंदाजा हो रहा है। तो बेटा जी इतने आपके पास मॉलिक्यूल थे, आपने पिछले पेज पे निकाले।
लाजमी बात है, अगर एक एक की रेशियो है तो जितने मॉलिक्यूल पानी के होंगे उतने ही उसके अंदर ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे। ये बेटा हमारे पास दूसरी चीज निकल, बल्कि ये हमारी तीसरी चीज निकल आई, एक पिछले पेज पे और ये दूसरी शय और ये बेटा तीसरी। चौथी शय उसने हमसे पूछी थी, कहता है टोटल नंबर ऑफ कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ये हाइड्रोजन के ये ऑक्सीजन के दोनों को सम अप जब कर दिया तो ये आपके पास बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स था। अब जो बॉन्ड्स निकालने हैं तो उसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका स्ट्रक्चर बनाना जरूरी था। तो ये फ्रॉम द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर हमें ये पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर दो कोवलेंट बॉन्ड है। तो आपने यही लिखा है 1H2O मॉलिक्यूल कंटेन 2 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो बेटा ये H2O के मॉलिक्यूल्स हमने पिछले पेज पे कैलकुलेट किए हुए थे। तो एक में जब दो हैं तो दो में कितने हो जाएंगे, सिंपली उसको दो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आ गए। ये हमारे पास पांचवी इंफॉर्मेशन आ गई, ये चौथा, और ये बेटा जो उसने पांचवी शय मांगी हुई थी ये हमने सारी उसकी कैलकुलेशन इसको बेटा क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं जी। ये वो एक न्यूमेरिकल था, मैंने परसों जब किया था तो मैंने अमाउंट ली थी 4.9 ग्राम। तो आज जो अमाउंट आपकी बुक में दी हुई है मैं वो वाली पिक कर रहा हूँ, एंड दैट इज 10 ग्राम। ठीक है जी। कहते हैं हैव बीन डिसॉल्व इन एन एक्सेस ऑफ वाटर, हमने इसको एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया। टू डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, के वो मुकम्मल तौर पे पानी में पानी में अपने आयंस में डिसोसिएट कर दिया। ठीक है, क्या क्या कैलकुलेट करना है, वाटर के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं 10 ग्राम में। पहली चीज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जब वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। कंप्लीट डिसोसिएशन से मुराद ये है कि आप H3PO4 को लिक्विड होता है ये बेटा, इसको जब आप पानी में डालें तो ये 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस और बेटा 1 मोल फॉस्फेट आयंस, ठीक है जी, ये बनाएंगे। दिस इज कंप्लीट डिसोसिएशन। कहता है 10 ग्राम पानी में पहले मॉलिक्यूल निकालिए, ये पहला काम है। दूसरे के अंदर दो चीजें निकालनी है, यानी हमने उस 10 ग्राम के नतीजे में पैदा होने वाले हाइड्रोजन के आयन और फॉस्फेट के आयन निकालने हैं, ये समझते हुए कि मुकम्मल डिसोसिएशन हो गई है, यानी जितना फास्फोरिक एसिड लिया था सारा ही टूट गया। फिर आयंस की मासेस निकालनी है, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी निकालने हैं जो सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो जाए, बिखर जाए। ये बेटा डेटा है, डेटा निकालने का मैंने आपको बताया हुआ है। 4 में से 1 नंबर होते हैं बेटे 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड। ये पहली शय मॉलिक्यूल निकालने हैं, ये लिख लिए जी। दूसरी शय में दो चीजें निकालनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस H पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस फॉस्फेट आयंस। सी में मासेस निकालनी है, दोनों की मासेस, हाइड्रोजन की आयन की भी और फॉस्फेट की आयन। और चौथे में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस निकालने हैं। दिस इज योर डेटा। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि डेटे का 1 नंबर होता है अगर 4 नंबर का न्यूमेरिकल हमारे यहाँ जैसे आजकल का पैटर्न चल रहा है उसमें आता है। जी बेटा, अब हम इसके इंडिविजुअल कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ते हैं। पहली बात, हमने मॉलिक्यूल निकालने हैं और मॉलिक्यूल निकालने हैं मास से। ठीक है, और मोलिकुलर मास ऑफ H3PO4 बेटा 98 है। मास कितनी है 10 ग्राम, इसकी जगह वैल्यूज रख दें इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर होता है, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए
वैसे 9th के बच्चों को भी माशाल्लाह याद होता है। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये बेटा आपके पास आ गए H3PO4 के मॉलिक्यूल्स। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, जो चीज उसने सबसे पहले पूछी। इसके बाद दूसरी शय उसने पूछी हुई है कि आयंस कितने कितने। ये वो आयोनाइजेशन की इक्वेशन है, मैंने पिछले पेज पे आपसे लिखी थी, यहाँ वो प्रिंटेड फॉर्मेट में आ गई कि 1 मोल फास्फोरिक एसिड जो है भी नहीं आया। चलो, इक्वेशन क्या कहती है बेटा, इसका एक अगर मॉलिक्यूल हो तो इसके 3 आयन बनते। तो आप देख सकते हैं 1H3PO4 आयोनाइज इन वाटर टू गिव 3H पॉजिटिव आयन। बेटा हमने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिए, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले, यही वाले। तो H3PO4 के जब वाटर में आयोनाइज होंगे तो बेटा क्या करेंगे, इस 3 को इससे, ये यूनिटरी मेथड है जी, सिंपल, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ गए हाइड्रोजन के आयन्स। हमारा दूसरा जवाब। अब इसका एक मॉलिक्यूल हो तो इसका एक आयन बनता है, ये आप देख रहे हैं यहीं से, 1H3PO4 molecule ionized in water to give, oh sorry, 1 phosphate है ये। तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल हैं, ये हमने पहले कैलकुलेट किए हुए हैं, तो बेटा उतने मॉलिक्यूल में फिर उतने ही फॉस्फेट के हैं। ये हमारा बेटा तीसरी कैलकुलेशन होगी। इसके बाद हमने क्या करना है, मासेस निकालने की। मास निकालने के लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि हमने आयनों की तादाद निकाल ली। ये आयन्स हमने निकाल लिए, ये किसके हैं, हाइड्रोजन के, और ये किसके हैं बेटा, फॉस्फेट के। जब आयन्स निकाल लिए हैं, यानी ये पता है आपको, ये मास आपने निकाल लिए। आयोनिक मास आप फार्मूले से निकाल लेंगे, एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है। हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल, इस फार्मूले को जिसको मैंने एनसर्कल किया है, इसको रीअरेंज कर दिया, ये रीअरेंज हो गया। ठीक है, रीअरेंज होने के बाद आप मास निकाल सकते हैं। मास लेफ्ट पे ले जाएं, आयंस को आयोनिक मास से मल्टीप्लाई करते हुए एवोगैड्रो नंबर पे आप डिवाइड कर। जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया जी, मास ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये आपके पास आयंस से हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन की आयोनिक मास, H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन की 1 ही होगी। तो इसी तरह बेटा ये फॉस्फेट के आयंस की तादाद इनटू 95, PO4, सॉरी ये 4 लिखना मैं भूल गया। ठीक है, मुझे लगता है मैं पीछे भी 4 कहीं नहीं लिखा, ये देखो इसी जगह भी मैंने 4 नहीं लिखा, तो कहीं मुझसे गलती से स्लिप कर गया जी बेटा। तो P31 प्लस O4 16 × 4, तो ये सारा सम अप करेंगे तो ये 95 आएगा, ये 95 यहाँ, ये एवोगैड्रोस नंबर है जी, नीचे इसके ऊपर डिवाइड किया। ये आपके पास हाइड्रोजन की मास आ गई और ये आपके पास फॉस्फेट की मास आ गई। अहम तरीन बात, दोनों को आप सम अप कर लें, तो आंसर इज परफेक्टली 10 ग्राम। तो हमने 10 ग्राम से शुरू किया, ठीक है। ये बेटा हमारी एक कैलकुलेशन हो गई, ये दूसरी हो गई। अब दो हमारे पास कैलकुलेशन रह गई हैं, वो हैं चार्जेस की।
जरा गौर कीजिएगा, ये डी पार्ट है। एक फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होता है तो वो 3 पॉजिटिव चार्जेस देता है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन आयन पैदा होते हैं। हर हाइड्रोजन आयन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, जब 3 हो जाएंगे तो सबका मजमूई तौर पे 3 हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास जरा गौर फरमाइएगा, इतने आपके पास मॉलिक्यूल है। हमने पहली स्लाइड पे कैलकुलेट किया था, ये तीसरी स्लाइड आ गई न्यूमेरिकल की। तो बेटा 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इतने पॉजिटिव चार्जेस हो गए। तो बेटा जब टोटल कैलकुलेशन करवाएंगे तो ये आपके पास टोटल पॉजिटिव चार्ज। आखिरी इस न्यूमेरिकल का हिस्सा, एक फास्फोरिक एसिड आयोनाइज होगा पानी में तो 3 नेगेटिव चार्जेस। 3 नेगेटिव चार्जेस कैसे? आयन तो एक है लेकिन उसके ऊपर चार्ज 3 नेगेटिव। ठीक है, देखिए पॉजिटिव चार्जेस भी 3 थे, नेगेटिव भी 3 थे। तो बेटे इतने मॉलिक्यूल्स का 3 इंटू दिस, और इसका भी जवाब वही होगा। याद रखिएगा चार्जेस हमेशा 3। जी बेटा, क्लियर जी। ये जो अगली स्लाइड है जरा गौर फरमाइएगा, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 9 पहले सॉल्व करने लगा तो बाद में मुझे याद आया कि इसका ये जो एफ पार्ट है ना, आखिरी वाला, ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक एक और लेक्चर इसका ना हो जाए ये बात। ठीक है, तो फिर एक काम में मैं ज़रा मसरूफ़ हो गया तो मैं फिर इसको इधर ही छोड़ गया। हम पहले वो टॉपिक करेंगे, वो आप अपनी बुक का पेज नंबर गालबन 14 निकाल, नहीं 16 पे। ठीक है, यहाँ पे एक टॉपिक है एंड दैट टॉपिक इज मोलर वॉल्यूम। मैं इसकी शेयरिंग बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये मैटर अभी हम नहीं करेंगे, ये हम कल करेंगे। तो मैं इस वक्त ले रहा हूँ बेटे व्हाइट बोर्ड। हम बात आज करेंगे एक बिल्कुल नई चीज़ है, पहले आपने मैट्रिक लेवल पे ये नहीं पढ़ी हुई, एंड दैट इज मोलर वॉल्यूम। लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है बेटा, इसके नाम में ही सारा कुछ दिया है, मोलर वॉल्यूम। जी आमना बेटे किधर है? यस सर। आमना बेटे, मोलर वॉल्यूम मीन्स मोलर वॉल्यूम। जी जी, नाम से कुछ अंदाजा हो जाता है मोलर वॉल्यूम क्या होगा। जी अनीका, अनीका सो रही है? यस सर। हाँ नो। करिए। तो फिर मोलर वॉल्यूम क्या हुआ? मोलर वॉल्यूम हमारे सर एक मोल का जो वजन होगा। एक मोल का जो वजन होगा वो मोलर वॉल्यूम होगा। जबरदस्त। अच्छा चलें, इससे एक और अनीका सवाल आ गया। अनीका ही अब सुनती रहे, कहती है एक मोल का जो वजन होगा वो मोलर वॉल्यूम होगा। अनीका सुन रही हो? यस सर। बेटे दूध हम कौन से यूनिट में खरीदते हैं? गवाले से जो दूध लेते हैं वो किस यूनिट में लेते हैं? किलो में लेते हैं या किसी और यूनिट में लेते हैं?
सर लेते तो किलो में ही है। देते हैं। चलो स्यापा नहीं पड़ेगा। अबीहा शफीक। जी सर। जी बेटे, अब आप बताइए, दूध हम किस यूनिट में परचेज करते हैं? अस्सलामुअलैकुम बेटे, क्या हाल है बेटे? सही थे? जी बेटे। आमना आवाज अपनी जी। अबीहा बेटे, जी सर। दूध हम किस यूनिट में खरीदते हैं? सर हमायल। जी जी जी, कैरी ऑन बेटे, कैरी ऑन। ग्राम्स में ही खरीदते होंगे। ग्राम्स में खरीदते होंगे। हमायल। जी हमायल। केजी में। केजी में खरीदते हैं। आयशा अमजद। लीटर। लीटर में खरीदते हैं जनाब, कहते हैं हम उसको किलो है, हम कहते हैं लीटर, वो किलो है, लेकिन याद रखिए दूध हम लीटर में वॉल्यूम। अनीका जरा गौर से सुनो, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन लीटर। एक बात सारे बच्चे जरा तवज्जो से सुनिए, ये बोतल है आपके सामने नजर आ रही होगी आपको, ये बोतल 1 लीटर की है। अगर ये इतनी भरी हुई हो तो ये 1 लीटर की होती है। अच्छा, अगर हम इस बोतल को ऐसे करें कि यहां से हम इसको डेंट डाल दें, ये प्लास्टिक को अंदर को घुसा दें, महिरा यस सर। अगर प्लास्टिक को यहां से अंदर को घुसा दें तो बताइए क्या इसमें पानी 1 लीटर से ज्यादा आएगा या कम आएगा? सर कम आएगा। कम आएगा। गुड, जबरदस्त। अब सारे सेम बच्चे, आएगा। नहीं जी नहीं, कम हो सेम जाएगा। आएगा। ना ना, कम हो जाएगा बेटा जी। ये जब चिप अंदर को जाएगा ना, जब आप प्लास्टिक की बोतल को, आज आपने हमारे लिए काम करना है प्लास्टिक की बोतल में, ठीक है, वो जो होती है ना 1.5 लीटर वाली कोक वाली बोतल घर में कोई ना कोई पड़ी होगी, ये हमारे लिए ये आज तजर्बा करना है। उसको नक्को नक पानी से भरना है, उसको ऐसे रखना है अपने नीचे और उसको पुड़ुच कर देना है। लेकिन वो देखिए पानी तो अगर आप उतना ही उसके उसको अंदर दबाएंगे, राइज अगर हो आप जाएगा, उसको दबाएंगे वॉल्यूम। तो उसके अंदर से पानी बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बाहर गिरेगा तो ऑब्वियसली कम होगा। कम हो जाएगा। अगर इसका आप अंदर को दबाएंगे तो नतीजतन इसका पानी छलक जाएगा, बाहर निकल आएगा। यही बात आज आपको समझानी थी। जो गवाले आप लोगों के साथ या हमारे साथ करते हैं, क्या करते हैं, आप दूध लेने के लिए जाते हैं, उन्होंने एक डब्बा सा रखा होता है मैयत करने वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या किया होता है, उस डब्बे को डेंट डाले होते हैं, नीचे से भी अंदर फेंका होता है। और जब ऐसा डेंटेड डब्बा आपका जो है घर में जो दूध देने वाला ग्वाला है उसने रखा होगा, तो समझ लें कि वो आपको 1 लीटर दूध नहीं देता, वो आपको 1 लीटर से कम दूध देता है। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसको केमिस्ट्री आती थी मतलब? नहीं, उसको केमिस्ट्री नहीं आती थी, उसको बेईमानी आती थी। समझ आइए बच्चों को बात। बात हम वॉल्यूम की कर रहे थे तो वो बात अचानक मुझे जरा इधर को आ गई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे घर में जो ग्वाला आता है उसको पता है कि भट्टी साहब ने दूध नहीं ले रहा अगर ये वॉल्यूम में कम हुआ, ठीक है। वो मुझे नहीं पता लोगों के साथ क्या करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर वो जब आता है तो उसके पास जो डब्बा होता है वो निकालता ही वही वाला डब्बा है जो बिल्कुल न्यू हो और उसके ऊपर कोई डेंट शेंट ना पड़ा हो। चलिए अनीका जरा गौर से सुनिएगा, बाकी लोग भी। वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन स्पेस, कि कितनी जगह घेरता है कोई शय, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। जैसे अगर आप मुझे आप देखते हैं, खालिद साहब को देखते हैं,
तो आप अगर मेरा और खालिद साहब का मुवाजना करें तो आपको अंदाजा थोड़ा बहुत हो गया होगा इतनी सी स्क्रीन से भी कि खालिद साहब का जरा वॉल्यूम कम है और मेरा जरा वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है। अब आपको समझ आई वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, किसी का फैलाव, उसने कितना घेरा। अब मोलर वॉल्यूम क्या होगा, मोलर वॉल्यूम होता है बेसिकली गैसेस का होता है एक मोल वॉल्यूम, सॉरी एक मोल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। बेटा किस जगह पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर एक मोल गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है दैट इज ऑलवेज सेम, और वो होता है बेटा 22.414 DM क्यूब। और याद रखिए जो DM क्यूब होता है वो बेसिकली लीटर का ही मॉडर्न नेम है, हम इसको लीटर भी कह सकते हैं, लीटर को कैपिटल L से हम जाहिर करते हैं, ठीक है। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि एक मोल कोई भी गैस, आइडियल गैस लिखी होगी यहाँ पे, हाँ जी आइडियल ही लिखी हुई है जी, नहीं एनी गैस लिखी हुई है। वो आइडियल गैस वो आगे वो कहता है कि ये ट्रू होता है अगर गैस आइडियल हो। आइडियल गैस के बारे में वो लिखा हुआ है कि वो हम तीसरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। वो उसको आप छोड़िए कि आइडियल गैस क्या है, वो बात की बातें हैं। आप सिर्फ ये याद रखिए कि एक मोल कोई भी गैस हो एट एसटीपी मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, दैट इज 273 केल्विन, नहीं मैं गलती कर गया, हाँ 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, दैट इज 1 ATM। 1 ATM कितना होता है, 760 मिलीमीटर HG। कहता है इन कंडीशंस पर कोई भी गैस का एक मोल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है दैट इज ऑलवेज सेम, और वो ये वाला होता है दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब, एंड दिस इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। अब जरा गौर कीजिए H2 कितनी मोलर मास है इसकी, H2 आमना एक तो अटेंटिव होके ही बैठते, क्या करूं मैं। अरे आम 18। जिंदाबाद। कौन बोला, कौन बोला था, कोई नहीं। 18 किसने कहा था, आप आगे पढ़ाइए, किसने क्या था क्या पता। H2 नलायक, H2 H2 तो मुझे लगा O है कहाँ है साथ वो, वाटर। नजर आ रहा है, आंखों में रात को सुरमा डाल के सोया करें बेटा जी। सर 2.016 ग्राम। 2 ग्राम सिंपली सादा सा हम कर लेते हैं ना, वो इतनी डिटेल में नहीं जाते। 2 ग्राम एक मोल हाइड्रोजन, इसका मतलब ये हो गया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम की हुई जी, 2 ग्राम की हुई। 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एट एसटीपी। चलिए हाइड्रोजन की बजाय अमोनिया ले लें, 1 मोल अमोनिया कितने ग्राम की होगी आयशा, सर 16। नाइट्रोजन 14,
हाइड्रोजन 3 लगे हुए हैं, 7 23 20 सर 17 17। वेरी गुड माहिरा एंड वेरी गुड आयशा। हमारे आज आप रात को लगता है सोई रही हैं, जागती रही हैं। आपके ना 12 बजे हुए हैं आज। बाद में कहेगी कि खालू ये क्या हो गया मेरे साथ, आज बड़ी क्लास में बिस्ती हो गई। नहीं आप कुछ भी कह रहे हैं, फीलिंग कितनी। अच्छा 17 NH3 है अमोनिया, N14 3 हाइड्रोजन, ऊपर 17 ग्राम। ऊपर लिख दे, नजर नहीं आ रहा। ये लो NH3 14 जमा 3 17 ग्राम पर मोल। चलें बेटा 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा, ये भी एट STP। ठीक है जी, एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा। सल्फर डाइऑक्साइड, अबीहा जी सर। बेटे सल्फर डाइऑक्साइड क्या मोलर मास होगी इसकी? 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितने ग्राम का होगा? आइडिया ना से आपका आमना सर 277। 270 आज लगता आप नवी केमिस्ट्री छापांगे इंशाल्लाह जी। सर 64 64 बेटे सल्फर 32 सर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 into 2 16 into 2 जी। that comes out to be 64 ग्राम। अभी हाँ बेटे क्या हो गया, आप 200 पता नहीं कितना निकाली थे, तो ये 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड होगी, तो ये इतना वॉल्यूम होगा एट STP। चलें ऐसे करते हैं, आसान सा काम कर लेते हैं। मुजरा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम की होगी? यस सर। पहली बात मुजना, आइंदा से आपने किसी नुक्कड़ में जाके बैठना है, ठीक है? कोई बात नहीं। कितने ग्राम की होगी ऑक्सीजन का 1 मोल? सर जी 32 32 ऑक्सीजन है ना, O2। कोई बात नहीं, मुजना नहीं आई है। इसकी एटॉमिक मास होती है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 2, 16 × 2 बस, और है ही कुछ नहीं, तो ये बनेगी 32। तो बेटा ये 32 ग्राम ऑफ 90 सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, और ये भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब जगह घेरेगी एट STP। अच्छा अब मैं आ रहा हूँ एक अहम बात की तरफ, और वो बात है समझने वाली। देखिए गैसें मुख्तलिफ हैं, हाइड्रोजन के 2 ग्राम है वो भी उतनी जगह घेरते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के 64 ग्राम है वो भी उतनी जगह घेरते हैं, ऑक्सीजन के 32 उससे आधे हैं वो भी उतनी जगह घेरते हैं, अमोनिया के 17 ग्राम हैं वो भी उतनी जगह घेरते हैं। अजीब सी बात नहीं होगी कि मोल सबका एक है, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल अमोनिया, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, हर एक की मास अलग-अलग, लेकिन जब आप देखते हैं टोटल जगह सब एक जितनी की। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मोलर वॉल्यूम होता है इसका ताल्लुक मॉलिक्यूलर मास से बिल्कुल नहीं। अगली बात, इसका ताल्लुक मॉलिक्यूलर शेप से बिल्कुल नहीं।
इसका ताल्लुक मॉलिक्यूलर साइज से बिल्कुल नहीं। गैस जौन सी मर्जी हो, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वो हमेशा एक खास वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, एंड दैट वॉल्यूम इज नोन एज मोलर। ठीक हो गया जी। आज इसी तक हम इत्तेफा करेंगे क्योंकि हमारे आखिरी मोमेंट्स चल रहे हैं। एनी क्वेश्चन? जी बेटा। और हमना कभी सवाल भी कर लिया कर पुत्र। कोई दिमाग में नहीं आता। हाय हाय। अनीका, अरियाम बेटे, वो भतीजियां हो, कोई सवाल शवाल किया करो, बैठी रहती हो बस ऐसे ही। एक बात आपको कहूं, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, काम तो हमारा खत्म हो गया। ये आपको मिल जाएगा मटेरियल अभी। सारे बच्चे अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करेंगे, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल स्टूडेंट। वो हैबिट ये है कि बात आपको समझ नहीं आई, यू मस्ट हैव करेज, रेजिंग हैंड, आस्किंग क्वेश्चन। सर मेरा मसला तय करो, मैं नहीं होना कुछ। आगे बात बढ़नी